चैनल के माध्यम से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से यह कहना चाहता हूं कि मोदी जी अब तो रहम कीजिए कश्मीरियों पे, अब तो रहम कीजिए। अभी आपका दिल नहीं भरा इतना तबाही कश्मीर में मचा के, और कितनी तबाही करना चाहते हो आप जनाब? थोड़ा सा खुद ही कहिए। डिलिमिटेशन कमीशन में मानता हूं इंडिपेंडेंट इदारा है, इशारा तो आपका ही है, इशारा तो आपका ही है। यानी आपका साफ जाहिर कहना है कि ये बिल्कुल बीजेपी के इशारे पे सारा कुछ हो रहा है। 100%, 101% बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। कमिश्नर रियाज साहब, हमारा ट्रांसफार्मर जल गया, कौन सा केवी भाई? 100 केवी जल गया। ठीक है, आप स्टोर पे जाओ, वहां से 100 केवी ले जाओ, इसको वहां छोड़ो, इसको मैं यहां से फिर उसके क्या करूंगा, कुलगाम भेजूंगा वर्कशॉप वाले। स्टोर में आप अवेलेबल रखोगे ट्रांसफार्मर, ताकि किसी इलाके में कोई दिक्कत आ जाए, ट्रांसफार्मर खराब हो जाए, क्योंकि बार बार ओवरलोडिंग के सबब यहाँ पे अक्सर बेशतर ट्रांसफार्मर ही जल जाते हैं। जब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की नीड पूरी हो जाएगी कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कोई ट्रांसफार्मर जला हुआ नहीं है, मेरे पास अवेलेबल कोटा है, अगर कोंड वाले भी उस टाइम मुझसे मांगते हैं, हालांकि वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही है, मैं उनको भी दे दूंगा। सरदार साहब के पास 2 मौके ऐसे थे जहां पर वो कॉन्स्टिट्यूंसी में सोना बिछा सकते थे। एक 2002 से लेके 2008 तक, दूसरा मौका उनके पास आया 2014 से लेके 2018 तक, या 19 तक लेके चलिए आप। हालांकि 2014 से वो एमएलए नहीं थे, लेकिन एज ए सीएम वो काम कर रहे थे। जब महबूबा जी सीएम बनी तो सरताज साहब एज ए सीएम काम कर रहे थे। जिस भी मिनिस्टर को वो इशारा करते, भाई देवसर में आ जाओ, तो आ सकते थे। 2008 से लेके 14 तक चलो मैं मानूं उसकी हुकूमत नहीं थी, लेकिन 2002 से 2008 और 2014 से 2019 सरताज साहब की हुकूमत थी। तो जो बंदा हुकूमत में हो और उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट ना हो, तो ये मुझे नहीं लग रहा कि ये गले से नीचे उतरेगी। टूर एंड ट्रेवल्स के मैदान में मोतबर और मोतमद नाम अल फजल ट्रेवल्स लेकर आए हैं आपके लिए हज और उम्राह के बेहतरीन पैकेजेस। हमारे यहाँ खसूसी और मुनफरिद पैकेजेस आपकी सहूलियत के मुताबिक दस्तयाब है। दीजिए तमाम सहूलियात के साथ हज और उम्राह का मुबारक सफर अंजाम अल फजल ट्रेवल्स के साथ। एड्रेस पूषा मार्केट, अचबल अड्डा, अनंतनाग। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 9906780225 या 9967160023 पर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हो द जालिम न्यूज। एक मुलाकात प्रोग्राम को लेकर मैं शाह हिलाल आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जालिम न्यूज हर इतवार को एक मुलाकात प्रोग्राम में कि न किसी मेहमान का आप लोगों से तारुफ करा रहे हैं। जी बिल्कुल, आज की इस नशिस्त में हमारे मेहमान है रियाज अहमद भट्ट, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर भी है और डीडीसी मेंबर भी है अपने देवसर ब्लॉक बी के। सीधे इन्हीं से कुछ अहम मुद्दों पर बात करेंगे और आप नाजरीन तक इनकी बात पहुंचाएंगे। रियाज साहब, सबसे पहले हमारे इस एक मुलाकात प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। शुक्रिया आपका, आप यहाँ तक आए। रियाज साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो सियासत की अगर हम बात करेंगे, तो आपका ये सफर जो है सियासत में आने का सफर कब से शुरू हुआ और इस सफर का आगाज कैसे हुआ आपका? एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट जो सियासत के साथ था, पॉलिटिक्स पार्टियों के साथ था, वो 2003 से था। तो 2006 में मोहम्मद अमीन भट्ट साहब ने मुझे बोला कि आप एक्टिव हो जाइए और देवसर में कुछ गांवों में आप तैयारी कीजिए 2008 के इलेक्शन की। तो उस टाइम 2006 से लोग मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं। उसके बाद भट्ट साहब ने मुझे एक मौका दिया, 2011 का चुनाव आया पंचायत इलेक्शन का। तो भट्ट साहब ने बोला कि आप मेहनत करते हो, तो गांव में बहुत सारे लोग आए थे, हमें मैंडेट दिया दो जो मुझसे सीनियर थे। तो उस टाइम भट्ट साहब ने उनको मैंडेट नहीं दिया, मुझे मैंडेट दिया गया और मैंने वो चुनाव भी जीता है। इसी तरह मतलब मान लीजिए कंटिन्यू आज तक, और दोबारा फिर से मौका दिया 2020 में भट्ट साहब ने कि आप डीडीसी का कंटेस्ट कीजिए। तो 2020 में फिर से यही नतीजा निकला कि दोबारा से मैंने चुनाव जीता है और पार्टी की इज्जत रखी है। रियाज साहब, ये बताए, आप कांग्रेस के साथ काम कर रहे हो या पर्टिकुलर किसी फर्द के साथ आप जुड़े हो? देखिए, हूं तो मैं कांग्रेस के साथ ही, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं कांग्रेस से बाहर हूं, लेकिन जिसने मेरी उंगली पकड़ी, जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहां तक पहुंचाया, तो मुझे एहसान फरोमोश नहीं बनना चाहिए। मुझे ये चीज याद रखना चाहिए कि ये बंदा मेरा उस्ताद रह चुका है और मैं इसका शागिर्द हूं, तो उस्ताद की कदर करनी चाहिए। तो पॉलिटिक्स में अगर माने तो मेरा जो उस्ताद रह चुका वो मोहम्मद अमीन भट्ट साहब है।
देखा जाए कांग्रेस की जो बिल्कुल कांग्रेस उनके मोहम्मद अमीन भट्ट के दौरे इक़्तिदार की अगर हम बात करेंगे, कांग्रेस की तरफ से पार्टी को एक तरफ छोड़ के पर्टिकुलरली अगर हम मोहम्मद अमीन भट्ट की बात करेंगे तो उन्होंने अपने हल का इंतखाब दूसर में किस तरह की तामीर सब की बात अगर करूं तो वो भी ग्रास रूट लेवल से निकले हैं, जमीनी लीडर हैं, जमीन से उठ के आए हैं। पहले बूथ लेवल प्रेसिडेंट, फिर ब्लॉक प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उसके बाद यूथ कांग्रेस में स्टेट प्रेसिडेंट, तो 2006 में MLC 2012 तक। तो उनकी मेहनत, उनकी लगन जो थी, मतलब मैं लोगों की खिदमत करूं तो उसका मुआवजा उसको 2014 में हमारे दूसर कानूनशुनासी के लोगों ने दिया, उसको MLA के रूप में स्वीकार किया। तो जिस तरह उन्होंने हार्डशिप्स की है, पार्टी में काफी सारे इंतखाबात उन्हें लड़े हैं लेकिन वो जीत नहीं पा रहे थे, तो उसके बाद उनको पार्टी ने MLC भी बनाया था। तो MLC के दौरान जो उन्होंने काम किया है अपने हल्का इंतखाब दूसर में, तो क्या उस चीज को देखे, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए इलाका दूसर के लोगों ने मोहम्मद अमीन भट्ट पर यानी कांग्रेस पार्टी पर अपना एतमाद जाहिर किया, तब जाके उसको जीत दर्ज करवाया। इसके बाद जो तामीरी तरक्की की अगर हम बात करेंगे, हल्का इंतखाब दूसर में उन्होंने किस तरह की तामीरी तरक्की का आगाज किया? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने बोला बहुत सारे चुनाव नहीं, उन्होंने 2008 का कंटेस्ट किया और 2014 का। 2008 में हमने 5,500 पौने 6,000 वोट लिए और 2014 में हम 21,000 पे पहुंच गए। तो वो उनकी मेहनत, जैसे उन्होंने मतलब अगर पुलों की बात करें 2008 से, तो 8 से पहले भी वो कांग्रेस से ही था ना? कांग्रेस से ही थे लेकिन चुनाव में कंटेस्ट नहीं किया। उससे पहले कोई और कौन कैंडिडेट था? कोई चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने, उससे पहले कोई चुनाव लड़ा नहीं। उससे पहले वो ब्लॉक प्रेसिडेंट, बूथ प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, यूथ स्टेट प्रेसिडेंट और MLC रहे हैं 2006 में। उसके बाद MLC बनने के बाद 2008 का चुनाव उन्होंने लड़ा तो उसमें वो हार गए। और यानी आपका मानना है कि मोहम्मद अमीन भट्ट ने पहला चुनाव जो है 2008 में लड़ा है? 2008 में। तो उसके दौरान जब उसने मेहनत की है 2014 तक, चाहे वो अगर आप मानीगाम में देखें तो 2 ब्रिज, अगर आप जिसको आज आप अशमुशी ब्रिज बोलते हो, उसकी इनाग्रेशन 2009 में सरूरी साहब को लेके आए हमने की है कलमगुंड से, जो अशमुशी के साथ, जबकि अशमुशी की तरफ से उस टाइम विरोध भी हुआ था, जनाब ये ब्रिज यहाँ नहीं बनना चाहिए, सरदार साहब खुद चाहते थे दूसरी किसी जगह उसको ले जाना। तो लेकिन उसी तरह उन्होंने निपोरा में ब्रिज, वस्सू में ब्रिज, सांगड़न में ब्रिज, उन्होंने बहुत सारे जो ब्रिज उस टाइम सरूरी साहब से मतलब मेहनत की, बाकी लीडरों से लिए। तो इसके अलावा ट्रांसफार्मर की बात करें तो अगर आप आज भी असेंबली में रिकॉर्ड निकाले कि किसने सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर दिए तो वहां पर पहले नंबर पे मोहम्मद अमीन भट्ट का नाम निकलेगा आपको। तो इसी तरह चाहे वो रोड का मसला हो, जो रोड जिस गांव को कोई पूछता नहीं था वहां पर उसने रोड दिए। तो उस डेवलपमेंट को देखते हुए, उस मेहनत को देखते हुए 2014 में दूसरे हल्के इंतखाब के लोगों ने बोला कि नहीं भाई, हमें इसको इस चीज का मुआवजा देना चाहिए। अब जब वो MLA बन गया तो बदकिस्मती से हमारी हुकूमत नहीं थी, लेकिन MLA भी वो 3 साल बराबर, मतलब 5 साल की तो 6 साल की तो आप बात छोड़िए, 3 साल भी बराबर नहीं रह पाया, क्योंकि आपको पता है पहले भी गवर्नर शासन रहा कि 6 महीने का, उसके बाद मुफ्ती साहब ने हुकूमत बनाई, फिर मरहूम मुफ्ती साहब बीमार हुए और उसके बाद वो चल बसे दुनिया से। तो उसके बाद महबूबा जी के दौर में फिर कुछ टाइम मतलब गवर्नर राज रहा, फिर दोबारा से महबूबा जी ने हुकूमत बनाई, तो उसके बाद कुछ वो हुकूमत ज्यादा दिन टिक नहीं पाई और फिर गवर्नर राज आपने कंटिन्यू देखा। तो हम तो उसी चीज को ले चलेंगे, जब हुकूमत बने चाहे वो किसकी हो किसकी नहीं, MLA की पावर्स हम तभी मानेंगे जब हुकूमत बनती है। तो हुकूमत मान लीजिए उसमें से ज्यादा टाइम हुकूमत नहीं रही। तो ये बात है कि अगर मौका मोहम्मद अमीन भट्ट को पूरा मिल जाता और हुकूमत होती तो आज दूसर, मुझे वो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन तकरीबन अगर इस टाइम ड्यूसर में 80% डेवलपमेंट है, 100 की 100 हो जाती है। जैसे ही कांग्रेस के रुकन माने जाते हैं, वीर कारकुन, तो उसके बाद आपको काफी सारे मौका मिले हैं। तो 2011 की आपने बात छेड़ी यहाँ पे, 2011 में एक मौका मिल दिया गया प्याराज के इंतखाबात, पंचायत के इंतखाबात, जिसमें आपने हिस्सा लिया है। तो 2011 में भी आपने जीत पाई है। तो उसके बाद 2011 के बाद अब नई ऐसी DDC के इंतखाबात आए हैं। तो DDC इंतखाबात वादी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पहली मरतबा देखने को मिल रही है। इससे पहले DDC के इंतखाबात नहीं हुए थे। तो अब जब DDC के इंतखाबात यहाँ अमल में लाए गए तो आपने जीत
अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत दर्ज की है, यानी दूसरा हल्का बी के आप नुमाइंदा कर रहे हो, तो अवाम ने आप पे एक एतमाद दिया है, अवाम ने आपको चुना है अपना नुमाइंदा, और डीडीसी इंतखाबात जीतने के बाद, नताइज के बाद आज तक अपने हल्का के लिए आपने क्या 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 किया? देखिए, आज डीडीसी चुनाव जीतने के बाद पहला साल कंप्लीट हो चुका है। 22 दिसंबर को हमने इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था रिजल्ट तो, और 28 दिसंबर को हमने हलफनामा उठाया था, और 1 मार्च को हमने प्लान वगैरह दिया था। तो आज मान लीजिए मार्च में ही 1 साल हुआ है। तो इस 1 साल के दौरान कलम में 3 ट्रांसफार्म, जहां पर उनको बहुत सारी डीओ लेटर मिली हुई थी, कभी रफीक मीर की तरफ से, कभी नजीर अहमद लावे की तरफ से, कभी पार्लियामेंट मेंबर मेहबा जी की तरफ से, लेकिन ट्रांसफार्म नहीं लगा था। आज उसके टेंडर निकल चुके हैं। मुश्ताक अहमद अहंगर कलम का ही ठेकेदार है, उसको अलर्ट है, कब वो कल लगाए या परसों लगाए, मटेरियल के लिए उसने ऑर्डर दे रखा है। इसके अलावा छानखा मोहल्ला कलम में, इसके अलावा कलम में ठोकर मोहल्ला, और इसके अलावा मलीपुरा न्यू कॉलोनी में मैंने दिया। इसके अलावा नापुरा, जो सरताज साहब का अपना गांव था, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो सरताज साहब का गांव हो और वहां पर ट्रांसफार्म की कमी हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बिल्कुल सरगुना जिसे कहा जाता है, सरताज मदनी साहब की अगर हम बात करेंगे, जो उसका आपने जिक्र किया यहाँ पे, उनके ही गांव में ट्रांसफार्मर नहीं था, क्या उन्होंने अपने दौर-ए-दौर में लोगों की खातिर कुछ नहीं किया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ने कुछ नहीं किया, मैं किसी की मुखालफत नहीं करूंगा, लेकिन ये कहूंगा आपका अपना गांव है जनाब। तो इसी से पता चलता है ना, जब आपकी जगह हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इससे साफ जाहिर होता है ना कि उनने कुछ नहीं किया होगा। तो वही मैं भी कह रहा हूं कि वहां पर नापुरा, हरपुरा, पिरपुरा में काम चल रहा है आज, और मानीगाम में लोनपुरा, कुटवाल चक नई तार ब्रिज एक और ट्रांसफार्म, हाबलिशी मकदमपुरा ट्रांसफार्म, आगरू हरपुरा ट्रांसफार्म, जिनके टेंडर निकल चुके हो, और 4 ट्रांसफार्म लग भी चुके, 9 ट्रांसफार्म है ये टोटल। और इसके अलावा क्रिटिकल एम्बुलेंस पीएचसी कलम हॉस्पिटल जो है, वहीं पर सीबीसी एनालाइजर मशीन, वहीं पर डिजिटल एक्सरे मशीन, क्योंकि पैसा कम था मेरे पास, 7.5 लाख का जो ये डिजिटल एक्सरे की मशीन का कंप्यूटर सिस्टम आया, इस साल में 8.5 लाख रुपए मशीन के लिए दे रहा हूं, ताकि जो वहां का एक्सरे हो वो ऐसा लगना चाहिए कि ये एमआरआई है, ये एक्सरे नहीं है, एमआरआई है। इसी तरह मैंने सपोर्ट्स के लिए 9 लाख रुपए छोड़े। आपने आज तक देखे होंगे कितने एमएलए बने, क्या बने, लेकिन 9 लाख रुपए किसी ने अपने फंड से नहीं दिया होगा। 9 लाख रुपए मैंने सपोर्ट्स के लिए छोड़ा। मैंने एक चीज और ट्रायल बेस पे 1.5 लाख रुपए कंप्यूटर सिस्टम हाबलिशी हाई स्कूल को दिया है, ताकि मैं देखूं कि ये पैसा हमारा इसमें लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि डीडीसी काउंसिल फर्स्ट टाइम बना था। तो सरताज साहब ने 2 बार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत दर्ज की है। बिल्कुल। तो 2 बार जीतने के बाद भी क्या उन्होंने फिर लोगों के लिए उन 2 टेन्योर में जो उनको मौका मिला है 2 बार, तो इससे जो आप वैसे से डीडीसी आप काम कर रहे हो, 1 साल का आप बोल रहे हो, खाका पेश कर रहे हो कि मैंने क्या क्या किया 1 साल में, तो वो वैसे पार्टी के सरकर्दा लीडर माने जाते थे, और साथ साथ अपने हल्का इंतखाब दूसर के 2 बार उन्होंने नुमाइंदगी की इलाका के। तो क्या लोगों के लिए उन्होंने उस तरह सहूलियात फराहम नहीं की जो होनी चाहिए? तो जिससे मतलब जो डीडीसी आप आज कर रहे हो, तो ये तो छोटे छोटे काम थे उनके हाथ में, किसी भी हुकूमत के। हम ये नहीं कहते कि किसी ने कुछ नहीं किया, हम यहाँ पे कहते हैं कि आप एक डीडीसी हो, एक साल मुकम्मल हो चुका है, आप अपना खाका पेश कर रहे हो कि कहाँ ट्रांसफार्मर की कमी थी, वहां ट्रांसफार्मर आपने नस्ब किया है। जहाँ पे हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन की कमी थी, तो वहां पे आपने कोशिश की, वहां पे एक्सरे लगाना जरूरी है, एक्सरे मशीन वहां पे इंस्टॉल जरूरी करनी है, ताकि जो बीमार हो इस अस्पताल की तरफ रुख करे, उन्हें वहां पे सहूलियत फराहम हो सके। तो क्या जो हॉस्पिटल कलम की आपने यहाँ जिक्र किया, बात दोहराई, तो सरताज अहमद मदनी साहब या उससे पहले जो लीडरान यहाँ पे निकले हैं, बहुत सारे सियासी जमात जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे या पीडीपी की बात करेंगे, आपसे पहले इस जो बुनियादी सहूलियात के हवाले से यहाँ पे बात चल रही है, उनने क्या इन मामलात की तरफ तवज्जो नहीं दी? मैं आपको एक बात बताऊं, सरताज साहब के पास 2 मौके ऐसे थे जहां पर वो कॉन्स्टिट्यूंसी में सोना बिछा सकते थे। एक 2002 से लेके 2008 तक, दूसरा मौका उनके पास आया 2014 से लेके 2018 तक, या 19 तक लेके चलिए आप। हालांकि 2014 से वो एमएलए नहीं थे,
लेकिन एज ए सीएम वो काम कर रहे थे। जब महबूबा जी सीएम बनी तो सरताज साहब एज ए सीएम काम कर रहे थे। जिस भी मिनिस्टर को वो इशारा करते, भाई देवसर में आ जाओ, तो आ सकते थे। 2008 से लेके 14 तक चलो मैं मानूं उसकी हुकूमत नहीं थी, लेकिन 2002 से 2008 और 2014 से 2019 सरताज साहब की हुकूमत थी। तो जो बंदा हुकूमत में हो और उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट ना हो तो ये मुझे नहीं लग रहा कि ये गले से नीचे उतरेगी। तो अब आप बोलोगे आप ये कैसे कह रहे हो? अब मेरे कहने के मुताबिक अगर इस टाइम इतनी नीड थी, 9 ट्रांसफार्मर मैंने लगा दिए। 9 का डाटा अभी मैं और दिखाता हूं आपको, रिकमेंड कर रखे हैं जो 9 और लगने वाले हैं, हो गए 18। जब आप एक डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 18 ट्रांसफार्मर की जरूरत थी तो 4 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में है, जैसे विस्सू काजीकुंड, कोंड और देवसर ए और देवसर बी। तो मान लीजिए 100 के आसपास ट्रांसफार्मर की या 80 के आसपास की भी कमी थी, या अगले साल भी और हो सकता है जरूरत हो। इसके अलावा मैंने टाटा में रिकमेंड करके दिया, और टाटा में कलम बोसगाम, टाटा में दरबखर मलीपुरा, टाटा में मानीगाम, चंद्रकोट, ये गांव भी टाटा में अभी मतलब कवर हो जाएंगे ये। तो इसके अलावा जो मैं बोल रहा हूं कि अगले साल मेरा जो फोकस रहेगा, अब मैं खाली एक साइड पे फोकस करूंगा। एक साइड का मतलब क्या है, या तो मैं पीडीडी पे करूंगा, या मैं एजुकेशन पे करूंगा, या मैं हेल्थ पे करूंगा। तीसरे साल से स्टार्ट जो करूंगा मैं, ताकि एक ही चीज में डेवलपमेंट हो। जो गरीबों के बच्चे, उनके पास इतनी फीस नहीं होती कि वो प्राइवेट स्कूलों को फीस दे सके। और दूसरी बात, आपने कोविड के दौरान देखा होगा 2019 से लेकर 2021-22 तक कि फीस तो ले रहे हैं प्राइवेट स्कूल, लेकिन बच्चे पढ़ नहीं रहे। कभी तो वो ऑनलाइन के नाम पे, कभी भाई एक्स्ट्रा हम आपको ट्यूशन पढ़ा देंगे यहाँ पर। तो गरीबों को भी लूट रहे हैं, जो मिडिल फैमिली है उनको भी लूट रहे हैं। तो मैंने इससे अच्छा ये सोचा कि मैं गवर्नमेंट स्कूलों को ऐसा बनाऊं कि प्राइवेट स्कूल में वो सहूलियत ना हो जो गवर्नमेंट स्कूल में है। इसलिए तीसरे साल से मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट पे ज्यादा ध्यान दूंगा, ज्यादा फोकस मेरा उस पर रहेगा। यानी आपने पहला साल पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ गुजारा, क्योंकि जहां पे लोगों को ज्यादातर बिजली की अदम फराहमी के सबब शिकार होना पड़ रहा है। बिल्कुल, खासकर सर्दियों के अयाम की अगर हम बात करेंगे, लोग सरापा एहतजाज जो होते हैं, सड़कों पर निकल आते हैं, क्योंकि सर्दियों में जो ही, क्योंकि यहाँ पे वादी कश्मीर में तो बर्फबारी तो होती रहती है, और कई इलाकों में, दही इलाकों में ज्यादा ही कुछ बर्फबारी होती है। और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपका सोच पहले से यही था कि जीतने के बाद मैं पहले पावर पे फोकस करूं, ताकि लोगों को घर घर बिजली फराहम हो सके। तो उसमें आप माशाल्लाह बोल रहे हो कि मैं किसी हद तक कामयाब भी हुई है। तकरीबन मान लीजिए 40% में अभी कामयाब हूं उसमें, तो 60% जो है वो इस साल में मैं कवर कर दूंगा। तो लेकिन दूसरी तरफ पहले हम इसी पे तवज्जो देंगे। आपके ही दूसरे इलाके की अगर बात करें, वहां पे भी बहुत सारे देही इलाके हैं जो आजकल के इस दौर जदीद में बिल्कुल बुनियादी सहूलियात से ही महरूम है, जहां पे अभी बिजली नहीं पहुंची है। मतलब ऐसे भी इलाके हैं, आपके नजर में भी होंगे, हम नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको खुद पता है क्योंकि आप वैसे तो एक नुमाइंदा हो इलाका का। तो वहां पे भी कुछ इलाके हैं जहां पे अभी बिजली नहीं पहुंची है, और लोग किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं वो तो आप लोगों को ही पता है। तो उन लोगों के लिए कोई खास तवज्जो, कोई खास इकदाम उठाने जा रहे हो आप? देखिए, मैं भी देवसर बी का मेंबर हूं। जब तक असेंबली के चुनाव होते हैं, भट्ट साहब जीत के आते हैं, तो मैं आपको ये वादा करता हूं कि देवसर कॉन्स्टिट्यूंसी, चाहे वो कहां से कहां तक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी को पावर पे प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ेगा, किसी को ट्रांसफार्म के लिए प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ेगा, किसी को तारपोल के लिए प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ेगा। मैंने बफर स्टॉक में 34 लाख रुपए दिए एक छोटी मोटी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, 12 हलकों के लिए। मेरे पास 16 ट्रांसफार्म अवेलेबल है। कल मैंने सेंटर वर्कशॉप ये स्टोर्स फोन किया, तो कर या परसों मेरे पे पहुंचेंगे वो ट्रांसफार्म। उनको हमने 23.6 लाख रुपए भेज दिए, 10 लाख हम उनको फिर भेज रहे हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पैसा ट्रांसफर हो रहा थ्रू टीआर, तो उनके पास टीआर पहुंच गया। 2 या 3 दिन में भी 100 के भी और 63 के भी यहाँ पहुंचेंगे। और उसके लिए शेड बनवाया कलम रिसीविंग स्टेशन के पास ही, उसके भी टेंडर निकल चुके हैं। तहसीलदार को लेटर गई है, भाई आइडेंटिफाइड हमें लैंड करके दिखा दीजिए, वो कर निकाल के दे दीजिए, ताकि हम वहां पर शेड बना दे। तो वहां पर ट्रांसफार्म रहेंगे। मान लीजिए कलम में ही अभी ट्रांसफार्म जल जाता है,
तो उनको तो कुलगाम में या किसी जगह फोन नहीं करना, उनको खाली मुझे फोन करना, रियाज साहब हमारा ट्रांसफार्मर जल गया। कौन सा केवी? भाई 100 केवी जल गया। ठीक है, आप स्टोर पे जाओ, वहां से 100 केवी ले जाओ, इसको वहां छोड़ो। इसको मैं यहाँ से फिर उसके क्या करूंगा, कुलगाम भेजूंगा वर्कशॉप वाले मुझे- स्टोर में आप अवेलेबल रखोगे ट्रांसफार्मर, ताकि किसी इलाके में कोई दिक्कत आ जाए, ट्रांसफार्मर खराब हो जाए, क्योंकि बार बार ओवरलोडिंग के सबब यहाँ पे अक्सर बेशतर ट्रांसफार्मर ही जल जाते हैं। जब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की नीड पूरी हो जाएगी कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कोई ट्रांसफार्मर जला हुआ नहीं है, मेरे पास अवेलेबल कोटा है, अगर कोंड वाले भी उस टाइम मुझसे मांगते हैं, हालांकि वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही है, मैं उनको भी दे दूंगा। अगर दूसर ए वाले भी मांगते हैं, दूसर कॉन्स्टिट्यूंसी की कई किसी भी इलाके से कोई अगर इसमें शर्त यह है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की नीड अगर कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि पैसा मैंने दूसर बी का दिया है गवर्नमेंट को, तो दूसर बी अगर दूसर ए और दूसर कोंड या यस्सु काजीगुंड मुझे उस टाइम हेल्प करता तो शायद ज्यादा भी रहते। तो इस साल उस चीज के लिए हम 20 लाख रुपए और छोड़ रहे हैं, ताकि ट्रांसफार्मरों की जो संख्या है वो ज्यादा हो, अगर 16 है 25 के आसपास रहे। और इसी तरह हमने क्या किया है, मतलब इस साल हम तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर तार जो वायर है और कुछ एलटी पोल, वहां पर कई बार आप सुनते हो कि फलानी जगह जनाब तार जल गई, तो अब हमें 400 मीटर या 300 मीटर तार की जरूरत है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को कोई रिक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक लेटर आएगी, वहां पर रिकॉर्ड रहेगा, मेंटेन जो होगा वो पीडीडी डिपार्टमेंट को ही करना है, ताकि उसके लिए मैं फंड छोड़ रहा हूं। 1 किलोमीटर तार तकरीबन 43,000 रुपए की आती है। अगर मैं 7 किलो या 8 किलोमीटर तार लाके रखूं तो मान लीजिए 4 लाख रुपए मैंने दे दिया, और आपको पता कितने लोगों की मुसीबत का हल हो जाएगा उससे। अगर यही काम पहले हुआ होता तो आज जिस चीज पे पैसा हमें नहीं खर्च करना पड़ता, आज हम एजुकेशन पे करते, मॉडर्न स्कूल बनाते, और हमारे बच्चे जिस तरह बोलते कि आओ गवर्नमेंट स्कूल की तरफ चले, मतलब स्कूल में एडमिशन कराओ, आज गवर्नमेंट की तरफ से खुद एक मुहिम चली हुई है, तो आज ये नहीं करना पड़ता, खुद लोग आते गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए। क्योंकि जो बाकी चीजों पे आपने पैसा कहां खर्च किया, आपने जहां भी पहले इससे पहले पैसा खर्च किया, आपने सीडी आपके पास 50 लाख से शुरू हुआ, 3 करोड़ तक पहुंच गया, क्या आपको ये आप हिसाब दे सकते हो आज वो पैसा कहां है? तो क्या उन्होंने फिर अपने उस सीडीएफ का नाजायज फायदा उठाया, किसी जगह खर्च नहीं हुआ? देखिए, जिस हिसाब से मेरे पास 71 लाख रुपए है, इस हिसाब से जो मैंने देखा कि 71 लाख में मैंने इतना किया, अगर मेरे पास 3 करोड़ होते, अगर आज मेरे पास 3 करोड़ होते, तो मुझे तो लग रहा है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को न चिल्लाने की जरूरत थी, न किसी जगह जाने की जरूरत थी, सब कुछ उनके सामने होता। हाँ, आज भी अभी अपोजिट पार्टी के आपके इस पे भी कमेंट आ जाएंगे, भाई ये क्या किया, लेकिन मैं आज भी बोलता हूं, डंके की चोट पे बोलता हूं कि आरटीआई ले लो, आरटीआई कर लो आप। आज भी रियाज मानीगाम का पैसा देखो कहां खर्चा हुआ है। या साहब, यहाँ पे आपसे और एक सवाल जानना चाहेंगे, सिर्फ चाहे डीडीसी मेंबरों की बात करेंगे या साबिक मेंबर असेंबली की अगर हम बात करेंगे, जो भी मेंबर असेंबली रह चुके हैं देवसर कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो खाली ट्रांसफार्मर की बात ही नहीं होती है, डेवलपमेंट ट्रांसफार्मर, लोगों को ट्रांसफार्मर ही नहीं देना होता है, बहुत सारे मसाइल होते हैं बहुत लोगों को, चाहे पानी के हवाले से, सड़क के हवाले से, या एजुकेशन के हवाले से, या हेल्थ के हवाले से, कहीं ना कहीं इन मसाइल में लोगों को काफी सारी मुश्किलातें पेश आ रही है। कई इलाके ऐसे भी है जहां अभी रास्ता ही नहीं पहुंचा है, कई इलाके ऐसे हैं जो आज के इस दौर जदीद में भी पानी से ही महरूम है, पानी के एक बूंद के लिए तरस रही है। तो दूसरी तरफ अगर हेल्थ की बात करेंगे, महकमा हेल्थ का निजाम कहां तक बेहतर हुआ है, लेकिन आज के दौर जदीद में अभी उन कई सारे अस्पताल जो है बड़ा ही नाम है, लोगों को वहां जो तबी सहूलियात होनी चाहिए वहां नहीं हो रही है, अद्वियात भी नहीं मिल रही है आजकल के जमाने में, क्योंकि 21वीं सदी चल रही है। तो बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी सरकारें चली गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई है, कांग्रेस की हुकूमत आई है, पीडीपी की हुकूमत भी आई है, तो कहीं ना कहीं लोग जो है, आम लोग जो है, इन चीजों बुनियादी सहूलियात की जो जिक्र हमने की, चाहे बिजली, सड़क, पानी, एजुकेशन, हेल्थ की बात करें, ये जरूरी 2-4 चीजें हैं जो एक इंसान के लिए जरूरियाती जिंदगी है। तो इन सब चीजों पे जीतने के बाद बिल्कुल यही देखने को मिल रहा है कि कम तवज्जो दी जा रही है, लोगों से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लोगों से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, पहले इन चीजों को आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश किया जाएगा, लेकिन जीतने के बाद ये सब चीजें वैसे की वैसे रह जाते हैं। एक पब्लिक का चुना हुआ जो नुमाइंदा होता ना,
उसे पता होता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में किस चीज की जरूरत है और फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए। अगर मैं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दूंगा तो मेरी आवाम मेरे खिलाफ हो जाएगी। दूसरी तरफ आ जाती है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का क्या है कि कौन सा काम करेगा, किससे सरकार को फायदा हो जाएगा या किससे उनको पर्सनल फायदा हो जाएगा। मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई कि अगर जिला परिषद बोला जाता है, इसको जिला परिषद का चुनाव राजस्थान में होता है, हिमाचल में होता है, हरियाणा में होता है, पंजाब में होता है या किसी और जगह, वहां पर जिला परिषद के पास देखिए पावर्स क्या है कि जो भी प्लान आएगा जिला परिषद का चेयरमैन अप्रूव करेगा फाइनली। वहां पर मीटिंग होती है, वहां पर स्टैंडिंग कमेटी होती है, फाइनेंस की अलग होती है, डेवलपमेंट की अलग होती है, हेल्थ एंड एजुकेशन की अलग होती है। तो जिस तरह आज भी मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूं फाइनेंस का, क्योंकि मुझे देखना है कि मेरे पास पैसा कितना है और किस काम के लिए हम कितना पैसा छोड़ेंगे, उसके बाद चेयरमैन साहब के पास जाएगा। तो इसी तरह जब यहां पर देखते हैं हम जिला परिषद को, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को, यहां पर क्या है कि आपके ब्यूरोक्रेसी के लोग जो है अभी भी प्लान अप्रूव कर रहे हैं, अभी भी जिला परिषद थ्रू नहीं हो रहा। जिला परिषद को क्या है कि भाई आपको 10 करोड़ रुपए दे दिया, एक्चुअली जिला परिषद को इनको कुछ देना ही नहीं है। जिला परिषद ही प्रोजेक्ट बनाएगा और जिला परिषद ही अप्रूव करेगा। बनवाएगा किससे? मुलाजिमों से। भाई ये प्रोजेक्ट बना के दे दो आप इस जगह पर। तो ये जो ये 71 लाख रुपए दिया, ये तो यही सीडी पैटर्न मान लीजिए था आपको, तो उस बेस पे नहीं दिया गया। लेकिन जिला परिषद को आइडेंटिफाई करने थे प्रोजेक्ट, जैसे आप अभी मैंने आखरन में एक बिल्डिंग बनी हुई है, अस्पताल है, सरताज साहब के दौर में बना था, लेकिन आज तक उसमें स्टाफ नहीं है। तो जिला परिषद क्या करता है, यहां पर इसको रिकमेंड करता, भाई इसमें स्टाफ की इस चीज की नीड है, इसमें इतना खर्चा आएगा हमें। हालांकि आज उस हॉस्पिटल में सुना मैंने, वीडियो भी देखे मैंने कि वहां ड्रग्स हो रहा, ड्रग्स चल रहा वहां पर। तो उस चीज पे अगर जिला परिषद भी रिकमेंड करता कि यहां पर जनाब हमें एक तो स्टाफ की जरूरत है, दूसरा इस पे 1-2 करोड़ रुपए हमें जो इसकी मशीनरी लानी है उस चीज पे खर्चा आ जाएगा, लेकिन सरकार अभी वो नहीं कर रही है। इसके बदले क्या कर रही है सरकार? प्लान भी खुद ही अप्रूव, जहां पर मर्जी जो प्रोजेक्ट उठाना खुद ही उठा रहे हैं, वो प्रोजेक्ट फिर किसी काम का हो या ना हो। मैं कहना चाहता हूं आपकी चैनल के माध्यम से सरकार से, तो आपका मानना है कि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं वो सिर्फ कुर्सी तक है, उसके हाथ में कुछ नहीं है? नाम के लिए, नाम के लिए, मैं भी नाम के लिए हूं। मैं बाकियों पे ये तो नहीं बोलूंगा, अगर किसी और के ऊपर बोलूंगा भी तो बोलेगा कि इसने मुझ पे अटैक कर दिया। मैं खुद कहूंगा आपकी चैनल के माध्यम से, मैं डीडीसी का मेंबर जो हूं नाम के लिए हूं। तो सरकार जो चाहती है वही करती है, आपको सिर्फ बराए नाम रखा गया आगे। हमें तो खाली ये 71 लाख के लिए, आपने पिछले साल कुलगाम में 539 करोड़ का प्लान बनाया। आप बताइए 539 में 10 आप माइनस कीजिए, 529 रह गया। जो वो प्रोजेक्ट बने जिला परिषद को कहां पर पूछा आपने? जिला परिषद से आपने कहां से अप्रूवल ली? किसी भी जगह नहीं। हमें आपके गाइडलाइन के मुताबिक चलना पड़ता है, जबकि आप कानून बोलता है कि आप हमारी गाइडलाइन के मुताबिक से चलिए। जैसे कि असेंबली में कानून कौन बनाता है? एमएलए। लोअर हाउस एंड अपर हाउस। अपर हाउस जो है वो एमएलसी का है और लोअर हाउस जो है वो एमएलए का है। क्या वहां पर सरकार के बाबू लोग बोलेंगे नहीं जी आप नहीं बनाओगे, ये कानून हम बनाएंगे? क्योंकि असेंबली मेंबर को पता होता है कि कश्मीर में कौन सा कानून चलेगा, किस कानून की जरूरत है, जम्मू में किस चीज की जरूरत है, किस हिसाब से हम कानून बनाए। वो यहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको पता है। तो उसी तरह हमारा जो जिला परिषद होता है, जिला परिषद के मेंबर, चेयरमैन और वाइस चेयरपर्सन, इनको पता होता है कि हमारे जिले में कौन सा प्रोजेक्ट ठीक रहेगा। मैंने रिकमेंड किया वर्कशॉप कलम के लिए, पैसा भी दिया, 66 लाख रुपए दिया इनको, और हुआ क्या लास्ट में जनाब? हम स्टाफ कहां से लाएंगे? भाई मैं आपको बोल रहा हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखिए काजीकोट रिसीविंग स्टेशन, निपोरा रिसीविंग स्टेशन, कलम रिसीविंग स्टेशन, दिवसर रिसीविंग स्टेशन, चौगाम रिसीविंग स्टेशन, वसूर रिसीविंग स्टेशन, नियर अबाउट 1200 से 1500 के आसपास ट्रांसफार्मर 250 केवी, 63 केवी, 100 केवी लगे हुए हैं। अगर इनके लिए एक रिसीवर हमने वर्कशॉप कलम में बनाया होता, क्या सर्दियों में आपके मुश्किल हल नहीं हो जाते? आपको जो कुलगाम टाउन में भीड़ हो जाती है, जाम हो जाता है, ट्रक निकलते हुए जाते हुए, आपने मेन टाउन में वर्कशॉप बना रखा, तो वो उन 2 कानूनों को हैंडल करता और दूसर कानून को कलम का वर्कशॉप हैंडल कर लेता। और अगर आपको हमें नीड नहीं होती, आपको जरूरत होती, तो आप भी 10 ट्रांसफार्मर यहां ठीक कर सकते थे। जानेंगे कि सरकार ने पीआरआईज के इंतखाबात जो अमल में लाए हैं, पहले 5 सरपंच, उसके बाद डीडीसी, बीडीसी, फिर डीडीसी के इंतखाबात, और डीडीसी के इंतखाबात जब
करवाए यहाँ पे उस वक्त ये कहा गया कि डीडीसी मेंबर जो बनेगा उसको एक सीडीएफ यानी एमएलए का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। तो क्या आपको लग रहा है कि वो वादे सही निकले अभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उसको बिल्कुल कंडम करता हूं कि आपने 3 टायर, फर्स्ट टायर का चुनाव यहां हुआ 2011 में। उस टाइम उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे। फिर सेकंड टायर का भी उन्होंने उस टाइम चुनाव का ऐलान भी कर दिया, फार्म भी भर दिए, और जैसे ही दूसरे कल वोटिंग होनी थी तो रात को ही डिसॉल्व हो गया, फर्स्ट टायर को रखा गया, सेकंड टायर का चुनाव नहीं हुआ। क्या दिक्कत लग गई उनको, क्या प्रॉब्लम हुई उस टाइम, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, उनको बड़ी नॉलेज है, हमसे ज्यादा है। मैं ये बताना चाहता हूं आपको, 2011 में जब मैं सरपंच था, इतना पावरफुल था मैं कि जनाब, जब मैं डीसी साहब के पास जाता था, जब मैं किसी और ऑफिसर के पास जाता था, वो बोलते थे सरपंच साहब आइए बैठिए। शायद उन ऑफिसरों के ये पता थी कि सरपंच होता क्या। देखिए, मान लीजिए मैं मलपुरा का सरपंच हूं या मानी गांव का सरपंच हूं। मेरे मानी गांव में 6 से 7 हजार की पॉपुलेशन है पूरे पंचायत हल्के में। तो उन 6,000 या 7,000 लोगों का आप नुमाइंदा है। तो मान लीजिए आप डिप्टी कमिश्नर हो और मैं आपके ऑफिस में आ गया। कानून बोलता है, एक्ट बोलता है कि डीसी साहब को मेरे लिए उसी टाइम चेयर का अरेंजमेंट करना चाहिए। सरपंच साहब यहां बैठिए आप। क्यों? क्योंकि ये एक रियाज मानिएगा नहीं आया, ये 7,000 लोग आए। अगर यही 7,000 लोग प्रोटेस्ट पे बाहर निकल के आते हैं सड़क पे, क्या डीसी साहब वहां नहीं पहुंचेगा? क्या एसपी साहब वहां नहीं पहुंचेगा? और इन्हीं 7,000 के चुने हुए नुमाइंदे ने एक प्रोजेक्ट बना के डीसी साहब के पास लिया, और मान लीजिए वो वहां रिजेक्ट हो गया, क्या इन 7,000 को वैल्यू रही? नहीं। तो 2011 में ऐसा होता था। अब हुआ आपका 2018 का चुनाव, उसमें भी मैं पांच से डिप्टी सरपंच, क्योंकि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी थी, लेडीज हमें सरपंच बनानी पड़ गई। तो उसके बाद 2021 में मैं बन गया डीडीसी, ये 20 में। तो क्या हुआ कि आज सरकार ने दिया डीडीसी मेंबर को 71 लाख रुपए, डीडीसी चेयरपर्सन को 25 लाख रुपए। डीडीसी को बोला कि आप प्लान बना के दे दो, डीडीसी को भी बोला आप प्लान बना के दे दो। और जो वो पंचायत है, वहां पर सरपंच होता है, उसका चेयरपर्सन, और बाकी 5 हजरात जो होते हैं वो मेंबर होते हैं, उनकी ग्राम सभा हो रही है। क्यों? ये नाइंसाफी क्यों? भाई, ये मकान जो बना हुआ ना, पहले जब नींव है तब मकान इसके ऊपर बना पाए आप। जब फर्स्ट टायर मजबूत होगा तब सेकंड टायर मजबूत होगा, फिर थर्ड टायर मजबूत होगा। आपने पहले फर्स्ट टायर को आज आप पूरी कोशिश कर रहे हो गिराने की। जब पिलथ ही टूट गई, जब पिलथ ही गिर गई, तो मकान कहां खड़ा रहेगा? तो इम्पास, ये तो जाहिर सी बात है, कहां खड़ा हो सकता है? मैं आपकी चैनल के माध्यम से सरकार तक ये मिसाल भी पहुंचाना चाहता हूं कि जनाब, फर्स्ट टायर को मजबूत कीजिए, उसके बाद सेकंड को कीजिए, फिर हमें थर्ड को कीजिए। क्योंकि मैं पंच और सरपंच की बात क्यों करता हूं? मैं खुद पंच और सरपंच रह चुका हूं। जब वो है तब मैं हूं। और जब लेकिन ये तो जरूरी, ये तो आप भी जानते हैं, हमें भी पता है कि जो एक सरपंच आजकल नुमाइंदा कर रहे गांवों का सरपंच जो है, उनके पास डीडीओ पावर्स है, वो फंड्स डिसबर्समेंट करते हैं, अलॉटमेंट बनाते हैं, अथॉरिटी काटते हैं। तो आप फिर उसके बावजूद भी आप कैसे कह रहे हैं कि अभी फर्स्ट टायर सिस्टम जो है बिल्कुल उस तरह मजबूत नहीं दिखा रही है जिस तरह सरकार ने कहा है? आपने डीडीओ पावर दिए उनको, आज भी आप किसी जगह सिगरेट कैमरा लगाइए, कोई कीजिए ना, आप कोई सिगरेट मिशन कीजिए, आप देख लीजिए, आपको जब पता लग जाएगा अंडरग्राउंड मिशन में, आप रियलिटी दूध का दूध और पानी का पानी सिग्नेटरी बना के आपने उनको दे दी, उसके बाद सेक्रेटरी पंचायत साहब को भी दे दी। अगर किसी जगह एफटीओ करना होता है, 6-6 महीने साल तक एफटीओ नहीं हो रहा, क्योंकि वीएलडब्ल्यू बोल रहा, सच ना सर, कशर कहावत हश्त थजी नश्त थजी, वो वीएलडब्ल्यू भी बोल रहा कि मैं ही बड़ा हूं, सरपंच बोल रहा मैं बड़ा हूं। पहले सबसे पहले इनको कॉपरेशन आप करके दे दीजिए, इनको आप ऑफिस में बोलिए कि आपको कैसे चलना है। वीएलडब्ल्यू का मतलब जो है, उसका नाम है एक्चुअली सेक्रेटरी पंचायत, विलेज लेवल वर्कर। वो सेक्रेटरी है, उसका पंचायत का सेक्रेटरी है, वो सरपंच साहब का सेक्रेटरी है, उसको लिखना है कार्रवाई क्या हुई है। और जहां पर भी देखे, आज वीएलडब्ल्यू को सरपंच ही बोलता, सर मेरा यह काम कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, हाँ, यानी हम यही समझ रहे हैं कि आपस में तालमेल की कमी है, तालमेल नहीं है। और दूसरी बात, मानता हूं किसी जगह सरपंच क्वालिफाइड नहीं आए, जो मतलब क्वालिफाइड सरपंच या पंच आने चाहिए थे, जो इनसे हिसाब ले सकते थे। उसके चक्कर में आप पूरी पंचायत को डुबाइए मत। होता है, मैं ये नहीं कहता हूं हर जगह वीएलडब्ल्यू गलत है या हर जगह सरपंच गलत है। किसी जगह हमारा सरपंच साहब गलत है, किसी जगह आपका वीएलडब्ल्यू साहब गलत है, दोनों चीज होते हैं इसमें।
मैं ये नहीं कह रहा हूं ये। तो उसके बाद आता है सेकंड काउंसिल, जो आप इसको बोलते हैं सेकंड टायर। सेकंड टायर में बीडीसी चेयरपर्सन जो है, तो बीडीओ साहब जो है, कानून में बुक में लिखा है ये इसका सेक्रेटरी है। जैसे वहां वीडियो को पूछना पड़ेगा पहले बीडीसी से हमें क्या करना है, प्लान के मुताबिक या किसी और का कंसल्ट के बाद। बिल्कुल, लेकिन जहां पर भी आप देखिए किसी भी ब्लॉक लेवल पे जो है बीडीओ ऑफिस में जो कोई भी मीटिंग हो रही है, तो साल में एक बार आप चेयरमैन से पूछोगे, एक बार पूछोगे आप चेयरमैन से, जनाब यहां पर मीटिंग करनी थी। जब भी सरकार की तरफ से फोन आएगा कि बीडीसी भी होना चाहिए, डीडीसी भी होना चाहिए, आप जाके बीडीओ बीडीसी को भी हाँ बिल्कुल मदद करते हैं कि आप मीटिंग में तशरीफ लाए, मीटिंग में आ जाइए। उसके बगैर जो मर्जी आए वो खुद क्या करते हैं, वो खुद करते हैं। वो ये चीज मैंने देखा है, क्योंकि अब मैंने जबान बंदी रखनी कर दी स्टार्ट, क्योंकि पहले रियाज मानीगम बहुत चलाता था और तब रियाज मानीगम नाम भी होता था उधर इधर, लेकिन मैंने सोचा कि भाई चुप रहने में ही भलाई है, मेरी भी और उनकी भी। लोगों ने आप पे एतमाद दिया है, लोगों ने आपको चुना है, तो जब आप ही चुप रहोगे तो उन लोगों की तर्जुमानी कौन करेगा, उन लोगों के जख्मों का मदावा को मरहम कौन करेगा, मैं बताता जो लोग तरह तरह के मुश्किलात में फंसे हैं। यहाँ पर मैं बोलूंगा ना आपको, मैं चुप रहने में भलाई क्यों है। अगर मैं ब्लॉक जो है रूरल डेवलपमेंट के मुलाजिमों की तरफ उंगली उठाऊं, तो वो भी मेरा होम डिपार्टमेंट है। मान लीजिए एक्चुअली पंचायत जो है रूरल डेवलपमेंट से ही निकला है, तो वहां भी बदनाम हम ही हो रहे हैं। अगर मैं पंच और सरपंच की तरफ उंगली उठाऊं, तो वहां भी बदनाम हम ही हो रहे हैं। तो दोनों तरफ से जो मुझे लग रहा है कि बदनामी किसको होएगी, कि हमारे ही काउंसिल को, हमारे ही डिपार्टमेंट को। मैं कोशिश कर रहा हूं कोई दूसरा रास्ता या तीसरा रास्ता निकालूं कि प्यार मोहब्बत से इनको समझा दूं। गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि जनाब आप ट्रेनिंग के जो कैंप हैं वो बढ़ाइए ज्यादा। जिस तरह आपने 2011 में मेरी ट्रेनिंग श्रीनगर नेहरू होटल में भी हुई, मेरी ट्रेनिंग जम्मू में भी हुई, मेरी ट्रेनिंग हरियाणा में भी हुई, तो उस हिसाब से अगर ये ट्रेनिंग के कैंप ज्यादा बढ़ाएंगे और नेक्स्ट टाइम इस पंचायत को कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम में कि हम इस तरह से इसका चुनाव कराएंगे ताकि ये मजबूती रहे ज्यादा। जैसे आपने एक सरपंच को वोट किसने दिया, आम पब्लिक ने, और एक पंच को वोट किसने दिया, आम पब्लिक ने। और लेकिन एक्ट में लिखा क्या आपने कि अगर पंच एतमाद नहीं रखते हैं सरपंच पर, वो आदमी एतमाद करेंगे। वो कैसे हो रहा आदमी एतमाद? आदमी एतमाद हो रहा है कि इनका तालमेल जो है एक बीजेपी का, एक पीडीपी का, एक नेशनल का, एक कांग्रेस का है, और सरपंच मान लीजिए आ गया अपनी पार्टी का। ये चारों मिलके भाई हम क्यों रखेंगे अपनी पार्टी वाला, और डिपार्टमेंट इसमें हेल्प करता है। 2011 में जब मैं सरपंच बना, मेरे 5 पंच पीडीपी के थे, 2 कांग्रेस के थे, और खुद उस टाइम क्या हुआ, जबकि मुफ्ती साहब के साडू हैं, उनके साथ मेरा केस चल रहा था हाई कोर्ट में। उनको मैंने इसमें चुनाव में हराया था इलेक्शन में, 2011 के इलेक्शन में। तो उसके बाद भी उन्होंने पहल की कभी कि हम इसको आदमी एतमाद करेंगे, न मैंने उनको ऐसा कुछ मतलब उनके साथ व्यवहार किया कि वो मुझे आदमी एतमाद करेंगे। मतलब जब पंचायत घर में जाते थे हम एक परिवार बन के जाते थे। तब 2011 में एक अलग सा विकार था पंचायत को। बिल्कुल। तो आज वो विकार नहीं नजर आ रहा है उस पंचायत में। आपने डीडीओ पावर दिए, डीडीओ पावर से हुआ क्या भाई? डीडीओ पावर किसे कहते हैं? डीडीओ पावर एक्चुअली जो डीडीओ पावर होने चाहिए, अभी आप मेरे पास आ गए मेरे पंचायत में और आप बोलते जनाब हमारे वहां पर जो है बाढ़ से वो लाद चलेगी, बह गई उसमें, तो उसमें 10 लाख रुपए या 12 लाख रुपए लगेंगे। उसी टाइम सरपंच साहब ऑर्डर निकाल दे, जे साहब को बुला के, जेआरएस साहब को बुला के, भाई इसकी एस्टिमेशन करो, तुरंत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को भेज दे, और उसी टाइम उसका अप्रूवल आना चाहिए विद इन 3 days या 2 days, और वहां से वो उसका वर्क ऑर्डर काट दे। अब होता क्या है जनाब, अभी ग्राम सभा होगी, फिर हम ये प्लान में रखेंगे। आपके पास वो कौन से डीडीओ पावर है? आपने खाली सिग्नेचरी दी उनको, कल को पेमेंट आएगी सरकार की तरफ से, ये कंप्यूटर लैपटॉप में लगा देंगे और टिप तो करना उनको ऊपर से ही, 4 दिन बाद 5 दिन बाद पेमेंट आपके अकाउंट में गई। तो उसको मैं डीडीओ पावर नहीं मानता हूं। आगे के लिए क्या लाहेमल रहेगा आपके पास ताकि गरीब आवाम को जो भी दरपेश मुश्किलात है उन्हें कहीं ना कहीं उन मुश्किलातों का इजाला हो सके? चाहे बिजली की हमने जिक्र की, चाहे पानी के हवाले से, सड़क के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, या हालत के हवाले से। तो किस तरह का लाहेमल आप मुरतब करने जा रहे हैं, किस तरह का लाहेमल आप अपनाने जा रहे हो ताकि लोगों को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम हो सके? मैं तो यही कहूंगा कि अगले साल से मैंने यही सोच रखा है कि मैं हेल्थ और पीडीटी जो चल रहा है अभी ये 2 डिपार्टमेंट, इसके बाद हम एजुकेशन पे कदम उठाएंगे अगले साल से, और सपोर्ट्स पे।
सपोर्ट्स पे, ताकि हमारे बच्चे नशे से दूर रहे, ड्रग्स से दूर रहे और हमारे बच्चे खेलकूद में आगे जाए, ओलंपिक में या नेशनल इंटरनेशनल ये खेल के आए, क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो। और यही बच्चे, ताकि सपोर्ट्स में जब आप फिजिकली फिट हो तो आप पुलिस में भी भर्ती हो सकते हो, आप ये एग्जाम पास कर सकते हो, इसी यहाँ आर्मी में, किसी भी चीज में। और दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को भी और जो पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को भी, कि आपने देख लिया बाइकाट का भी नतीजा, आपने देख लिया कि बिना देखे वोट डालने का नतीजा क्या होता है। मैं आपको यही कहूंगा कि इस बार आप ये बाइकाट को छोड़ दीजिए, आप मैदान में आइए। इस बार आपका ही नारा होना चाहिए, ये बाइकाट वाइकाट ना बना। तो इस बार इलेक्शन में आप कंटेस्ट कीजिए, ताकि पार्लियामेंट मेंबर आपके अनंतनाग का आए, असेंबली मेंबर आपके एरिया का आए। तो इसी तरह मैंने कहा पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी को जो काट के अलग अलग कर दिया। जो ड्राफ्ट रिपोर्ट सामने है उसके मुताबिक जो तबाहियां देखने को मिल रही है, तब्दीलियां देखने को मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं लोग बिल्कुल सख्त नाराज दिखाई दे रहे हैं। मैं आपने बोला तब्दीली में इसको नहीं कहूंगा, तबाही कहूंगा। तब्दीली तो होती है तरक्की, तब भाई तब्दीली लाएगा, तब्दीली करेगा, तब्दीली का मतलब है तरक्की, आप आगे बढ़ोगे। और आपने तबाही की है, तबाही की है। अगर जैसे भट्ट साहब ने भी बोला कुछ दिन पहले, मैं भी बोल रहा हूं, अगर आप पहलू और दूसर को कॉन्स्टिट्यूंसी रखते, अगर आप कईमू ये फैसल को कॉन्स्टिट्यूंसी रखते, कुलगाम और यारीपुरा को कॉन्स्टिट्यूंसी रखते, और डीएचपुरा में फिर भी 1,03,000 वोट थे, अगर डीएचपुरा तहसील को ही कॉन्स्टिट्यूंसी रखते, कुलगाम में 4 की 4 कॉन्स्टिट्यूंसी रहती। आपने 37,000 में बना दी ये गुरेज की कॉन्स्टिट्यूंसी, और कुलगाम में आपने 1,43,000, 1,46,000, 1,48,000। ये मैं बोल रहा हूं, ये नाइंसाफी क्यों हो रही है, ये जुल्म क्यों हो रहा है। अगर 10 बार होम शैली बुक से आज तक एमएलए बन के निकला है, चाहे कौन निकला, क्या निकला, तो आज के ड्राफ्ट रिपोर्ट में होमशाली बुक का नाम ही नहीं है, होमशाली बुक का नाम ही नहीं है। अनंतनाग को आपने बड़े बाजे ताजे के साथ बोल दिया कि भाई हमने आपको 7 कॉन्स्टिट्यूंसी दे दी, आपकी 1 कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ा दी या 3 बढ़ा दी। कोकरनाग कहां गई जनाब, जो हिस्ट्री में दर्ज है कोकरनाग। शांगस कहां गई जनाब, बताइए ना मुझे। आपको आजाद साहब का इंटरव्यू भी देखा होगा, उन्होंने बोला कि कश्मीर में कोई ना कोई एरिया का नाम होता है। अगर आपको ईस्ट का अनंतनाग क्यों बनाइए, आप सुकाजी को नाम से बना देते, 2 तहसील है आपके पास, आप मटन के नाम से बना देते थे और बीच वाली अनंतनाग ही रह थी, और उधर शांगस ही रखते, उधर कोकरनाग ही रखते। आपने वो नहीं किया, आपने कुलगाम से 1 कॉन्स्टिट्यूंसी कम करके इधर अनंतनाग के साथ जोड़ दिया, कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ा दी। पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो जम्मू कश्मीर की 20 से 25 लाख पॉपुलेशन जम्मू से ज्यादा है कश्मीर प्रोविंस की, और कॉन्स्टिट्यूंसी आपने 6 बढ़ा दी, कहां, जम्मू प्रोविंस, कश्मीर प्रोविंस में 1 बढ़ा दी। तो कहीं ना कहीं नाइंसाफिया जानबूझ के कश्मीर के लोगों के साथ हो रही है। तो होती है नाइंसाफी, एक होती है बहुत बड़ी नाइंसाफी, एक होता है भाई इसने मुझ पे जुल्म किया जनाब, मेरे 100 रुपए छीन लिए, और एक होता है कि जनाब इसने इतना बड़ा जुल्म किया, मेरा मकान भी छीन लिया, मेरा परिवार था उसको भी मार दिया। उसी तरह आपने सबसे बड़ा जुल्म किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से यह कहना चाहता हूं कि मोदी जी अब तो रहम कीजिए कश्मीरियों पे, अब तो रहम कीजिए। अभी आपका दिल नहीं भरा इतना तबाही कश्मीर में मचा के, और कितनी तबाही करना चाहते हो आप जनाब, थोड़ा सा खुद ही कहिए। डिलिमिटेशन कमीशन में मानता हूं इंडिपेंडेंट इदारा है, इशारा तो आपका ही है, इशारा तो आपका ही है। यानी आपका साफ जाहिर कहना है कि ये बिल्कुल बीजेपी के इशारे पे सारा कुछ हो रहा है। 100%, 101% बीजेपी के इशारे पे हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। कमिन में कश्मीर से भी 3 रुकमान पार्लिमानी थे ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करेंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी उसके सामने जो रिपोर्ट बनाया गया, क्या उन्होंने वहां से उनके पास ड्राफ्ट रिपोर्ट भेजी गई और उनको कहा गया कि विद इन 7 डेज आप अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हो आगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो कश्मीरियों के पास दूध का दूध और पानी का पानी कि एनसी मिली हुई है। अगर एनसी मिली हुई नहीं है, अगर एनसी कश्मीरियों की बात करने वाली है, अगर एनसी बोलते हैं कि मैं कश्मीरी हूं, मैं कश्मीर की बात करूं, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, मैं जम्मू का नागरिक हूं, मैं जम्मू की बात करूंगा, अगर सच में एनसी को दर्द है
तो एनसी को डिलिमिटेशंस के पास बाइकआउट करना चाहिए और अपने ऑब्जेक्शंस भर के कि जनाब जैसा है जो का त्यों रखिए, या आप अगर आप बढ़ाना चाहते हो ठीक है, जम्मू वाले भी मेरे भाई हैं, उनको 4 दे दो, पॉपुलेशन हमारे पास ज्यादा है, 3 तो दे दो, कुलगाम की कानून सूची वापस तो दे दो, जो और कहीं आपने कुकरना काट दी वो तो वापस दे दो, आपने शांगस काट दी वो तो वापस दे दो। ये तो मुझे अपने 2 डिस्ट्रिक्टों का जुल्म पता है, मुझे ये नहीं पता श्रीनगर में कितना हुआ इधर कितना हुआ। आपने बोला, अभी मैंने रविंद्र राणा साहब का बयान सुना कि जनाब यहां पर 90 कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी 5 थी, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें रखनी थी 18 सीट असेंबली की। राणा साहब मैं आपसे जवाब करना चाहता हूं, लेकिन राणा साहब मेरा ये इंटरव्यू देख लेना और लास्ट में देख लेना कि मैं बोल क्या रहा हूं आपके लिए। जनाब यूपी में आपकी 407 सीट है और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी 80 है, तो वहां डिवाइड कीजिए ना, 5-5 कॉन्स्टिट्यूंसी आती है एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहां क्यों नहीं ये रूल हुआ? वहां भी 18 कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए ना, करो ना माइनस यूपी, फिर करो यूपी भी माइनस, वो क्यों नहीं किया? हर रोज मुझे समझ नहीं आ रहा है, जहां पर भी देख रहे हैं ये भाई। मैं हरियाणा में रह के आया, वहां भी मुस्लिम है, मैं पंजाब में रह के आया, वहां भी मुस्लिम है। कभी हरियाणा के मुसलमानों या यूपी के मुसलमानों ने यह नहीं कहा कि हमारा मुस्लिम चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। आप एक जानबूझ के कश्मीर को तकसीम किया जा रहा है। बिल्कुल, कश्मीर को तकसीम भी किया जा रहा है और कश्मीर को तबाह भी किया जा रहा है, और जो ये जुल्म कर रहा है ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। इस जुल्म का जवाब इनको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो सरसों रविंद्र राणा जी को देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर और डीडीसी मेंबर रियाज अहमद भट्ट, जो मनीगाम देवसर के रहने वाले हैं। आज के इस एक मुलाकात प्रोग्राम में इनको हमने मदऊ किया था, इनकी बात जो है नाजरीन तक पहुंचाए कि इनका क्या कुछ कहना था। इन्हें बिल्कुल हर एक मुद्दे पे बात की है, चाहे पीआरआईज के इंतखाबात के हवाले से बात उठी, चाहे डिलिमिटेशन के हवाले से बात उठी, चाहे डेवलपमेंट के हवाले से बात की हमने इनसे, और इनने सभी सवालात का जवाबात दिए हैं और नाजरीन तक वो बात पहुंचाई है। सबसे पहले रियाज अहमद भट्ट का यही कहना है कि इनने सरकार से अपील की है कि जो पीआरआईज का इंतखाबात यहाँ पे अमल में लाए गए हैं जम्मू कश्मीर में, खासकर वादी कश्मीर की इनने जिक्र दोहराई। इनका कहना है कि पंचायती निजाम को बेहतर बनाने की जरूरत है। जो वादे किए गए हैं पंचायती निजाम के साथ, जो वादे किए गए हैं पीआरआईज इंतखाबात कराने के दौरान, उन वादों पे कहीं ना कहीं सरकार अभी खरा उतरने में कामयाब नहीं दिखाई दे रहे हैं और उन्हें चाहिए कि वो उस पर खरा उतरने की कोशिश करे। जो वादे उन्होंने किए हैं उन वादों पे खरा उतरने की भरपूर कोशिश करे, ताकि ये भी जो लोगों ने नुमाइंदा चुना है वो भी अपने नुमाइंदों के साथ, वो भी अपने लोगों के पास जाके कहीं ना कोई जो लोगों के मुश्किलात है उन्हें इजाला करने में किसी न किसी हद तक कामयाब हो सके। रियाज अहमद भट्ट का कहना है कि जिस तरह डिलिमिटेशन का प्रपोज रिपोर्ट, ड्राफ्ट रिपोर्ट गुज़श्ता 2 रोज पहले सामने आ चुका है, जो उसमें तब्दीलियां देखने को मिल रही है, इनका कहना है कि वो तब्दीलियां नहीं है बल्कि एक तबाही मचा के रखी है सिर्फ वादी कश्मीर के साथ। इस तरह का जुल्म हर बार देखना पड़ता है, चाहे डिलिमिटेशन के हवाले से बात करेंगे, चाहे असेंबली निशस्तों के हवाले से बात करेंगे। इन्होंने कहा कि जम्मू से ज्यादा वादी कश्मीर में जो पॉपुलेशन है कई गुना ज्यादा है और उसके साथ भी उन्होंने नाइंसाफी की है सरकार ने, और जम्मू में जो 6 सीटों का मजीद इजाफा किया है, कश्मीर घाटी में सिर्फ 1 निशस्त का इजाफा किया गया, जो बिल्कुल सरासर जुल्म है वादी कश्मीर के लोगों के साथ। इन्होंने एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपील की है कि कश्मीर पे जो जुल्म, सारे कश्मीर पे जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म को बिल्कुल बंद किया जाए और कश्मीरियों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो कश्मीरियों का हक है उन्हें हक मिलना चाहिए। अगले प्रोग्राम के लिए आप बने रहिए जहर न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए दीजिए मेरे मेजबान शाह इशफाक को इजाजत। अल्लाह हाफिज।